प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास के साथ। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटी की। यह पॉलिटी का पहला वीडियो है। तो आज हम ना बेटा पहले चैप्टर के समरी को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को लगाएंगे। वो एमसीक्यूज जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएमसी की टीम का आपसे यह वादा है कि आपको ना समय समय पर बेहतरीन वीडियोस, टेस्ट और पीडीएफ्स समय समय पर आपको उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। हम लोगों का आपसे यह वादा है कि आपके बोर्ड एग्जाम तक आपकी बेहतरीन तैयारी की जिम्मेदारी पूरी तरह से एसएमसी टीम की होगी। तो बेटा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता के अंत की। दो ध्रुवीयता के अंत से पहले बेटा हमें कुछ इंटरनेशनल इंसिडेंट्स समझने होंगे, ऐसी घटनाएं समझनी होंगी जिनसे ना जिनसे जुड़ा हुआ है क्या, दो ध्रुवीयता का अंत। अब बेटा दो ध्रुवीयता हमें तब समझ आएगी जाके जब हमें समझ आ जाएगा शीत युद्ध। ठीक है ना बेटा। प्रॉब्लम क्या है कि शीत युद्ध का दौर जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में वह यहाँ से हटा दिया। स्पेशली एमपी बोर्ड के सिलेबस में वह चैप्टर नहीं। पर एक प्रॉब्लम है बेटा कि जब तक ना हम शीत युद्ध को नहीं समझेंगे तब तक हमें बिल्कुल भी तो ध्रुवीयता का अंत समझ ही नहीं आया। तो चलिए बढ़ते आगे और समझते हैं हम सबसे पहले शीत युद्ध। तो बेटा क्या होता है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ और यह दो ध्रुवीयता में कैसे बदला और उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ। तो जैसा आप सभी पढ़ चुके होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में दो शक्तियां उभर कर सामने, दो बड़ी शक्ति, दो शक्ति सामने आई। कौन सी दो शक्ति सामने आई? तो एक शक्ति थी बेटा अमेरिका। ठीक है ना, जो शीत युद्ध के समय में बन गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक दूसरी शक्ति थी बेटा रूस, जो शीत युद्ध में बन गई बेटा यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट रिपब्लिक। ठीक है ना, मतलब सोवियत संघ गणराज्य। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, जब पूरी दुनिया स्पेशली यूरोप ना, स्पेशली क्या बेटा यूरोप जब दो भागों में विखंडित हो गया तो एक भाग किसकी ओर चला गया, अमेरिका की ओर। जो किसे मानने वाले थे, जो बेटा पूंजीवाद को मानने, किसे पूंजीवाद को मानने वाले थे, वह कहाँ पहुंच गए, अमेरिका की ओर। जबकि दूसरी तरफ बेटा जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे वे किस ओर बढ़ गए, ये सब बढ़ आए कहाँ बेटा, यूएसएसआर। समझ में आया? अब हमें क्या पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि जहाँ समूची दुनिया पहले बेटा क्या थी, दो ध्रुवों में बटी, दो ध्रुव। ठीक है ना, जहाँ पूरी दुनिया पहले कहाँ बट रही थी बेटा, दो ध्रुव। एक और यूएसएसआर और दूसरी ओर यूएसए। ठीक है ना बेटा, इन दो ध्रुवों में समूची दुनिया बटी। फिर फिर क्या हुआ, इनकी पॉलिसीज, स्पेशली यूएसएसआर की पॉलिसीज के कारण क्या होता है बेटा, यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है। और 1991 आते आते यूएसएसआर विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और यूएसएसआर के टूटने के बाद पूरी दुनिया के सामने एक ही शक्ति बचती है, क्या, अमेरिका। तो इस चैप्टर में ना बेटा हमें यही पढ़ना है कि यूएसएसआर जो विखंडित होगा, यूएसएसआर जो विखंडित होगा उसी का विखंडन क्या कहलाएगा, दो ध्रुवीयता का अंत कहलाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि दो ध्रुवीयता क्या। ठीक है ना बेटा, चलिए समझते हैं दो ध्रुवीयता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद
दुनिया दो गुटों या ध्रुवों में बट गई। एक ध्रुव का नेतृत्व कौन कर रहा था बेटा? यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो किसे मानने वाला था? जो मूलतः पूंजीवादी विचारधारा को और उदारवादी लोकतंत्र को मानने वाला था। जबकि दूसरी ओर मैंने बताया ना आपको कि पूरे की पूरी दुनिया कहाँ बट गई है बेटा? दो भागों में बट गई है। एक और है यूएसए, जबकि दूसरी ओर क्या है बेटा? यूएसएसआर। क्लियर? अब जो देश किसे मानने वाले थे बेटा? जो देश ना पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले, उदारवादी लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वे सभी कहाँ जाएंगी? वे सभी ना यूएसए को समर्थन देंगे। क्योंकि इसके विपरीत जो देश ना साम्यवाद को मानने वाले थे, या जो देश ना डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, कम्युनिज्म की ओर बढ़ने वाले थे, वे सब कहाँ जाएंगे बेटा? वे सभी देश यूएसएसआर में सम्मिलित हुए। तो इन दो देशों में शामिल होने वाली घटना ही क्या कहलाई बेटा? दो ध्रुवीयता कहलाई। आगे बढ़ेंगे। जो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, कौन था बेटा? यूएसएसआर। दुनिया की इसी दो गुटों में बंटवारे की स्थिति को हम क्या कह देते हैं? दो ध्रुवीयता कह। अब मूलतः एक बात कही जाती है कि भाई दो ध्रुवीयता की शुरुआत कहाँ से? कोई भी कार्य शुरू होने के लिए कोई एक घटना विशेष बहुत जिम्मेदार है ना? कहीं भी कोई भी कार्य हो, एक घटना विशेष बेहद आवश्यक होती है। जैसे अभी नेपाल में है ना, सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ जैन जी के द्वारा, तो यह ना सीधे तो नहीं हुआ ना। इन्हें कैसे किया गया बेटा? ये ना किसी घटना से अवश्य जुड़े हों। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि दो ध्रुवीयता की घटना मुख्यतः किस घटना से जुड़ी है? ये दो ध्रुवीयता की जो स्थिति है वो किससे जुड़ी है? वर्लिन की दीवार। तो वर्लिन में, जर्मनी में जो दीवार खड़ी की गई है बेटा, उस दीवार को ही क्या माना जाता है? दो ध्रुवीयता के विभाजन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना? आगे क्या है बेटा? इस अध्याय, यह अध्याय इसी दो ध्रुवीयता के अंत की कहानी है। मतलब ये बेटा कि हमने ना चैप्टर 1 जो कि है नहीं यहाँ, कट चुका है, उसमें हमें क्या पढ़ने को मिला है? उसमें हमें पढ़ने को मिला बेटा कि कैसे दो ध्रुवीयता की शुरुआत, है ना बेटा? क्या पढ़ने के लिए मिला? कि कैसे दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। ये तो हमें चैप्टर 1 में पढ़ने के लिए मिला, वरना वो है ही नहीं चैप्टर। तो चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा? चैप्टर 2 में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे। शुरुआत तो वहां से हुई, तो फिर अंत कैसे हुआ? ये ना इस चैप्टर के अंतर्गत, दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं आगे। यहाँ है बेटा सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए, विघटन जहां हुआ है ना बेटा, विघटन जो हुआ है वो मूलतः किसका हुआ है? यूएसएसआर का हुआ है। पॉइंट समझना, अगर ये विघटन यूएसएसआर का नहीं होता, ये विघटन किसका होता बेटा? यूएसए का होता। तो हम किसकी प्रणाली पढ़ते? तो हम ना बेटा यूएसए की प्रणाली पढ़ते। क्यों? क्योंकि विघटन हुआ है तो इनकी प्रणाली, इनका जो सिस्टम है वह कहीं ना कुछ तौर पर गलत रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ से यह तो क्लियर है कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, मतलब यूएसएसआर की पॉलिसीज कुछ गलत रही, तो हम उन्हीं गलत पॉलिसीज को यहाँ देखेंगे। ठीक है ना? देखिए, सोवियत संघ, जैसे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी कहा जाता है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आए। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं वोल्शेविक, वोल्शेविक क्रांति। अब इस वोल्शेविक क्रांति के जनक कौन थे? इसके जनक थे बेटा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है ना? इसी कारण से, इनके नेतृत्व के कारण ही रूस में जो विशेष विचारधारा चली है, वह विचारधारा है लेनिन विचार। ठीक है बेटा? क्या है देखिए, साम्यवादी विचारधारा के जनक मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। ठीक है?
कार्ल मार्क्स की विचारधारा में कुछ अपडेशन किया। किसने? ये जो अपडेशन है ना बेटा, ये किया गया किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे हम पढ़ते हैं लेनिन विचार। ठीक है बेटा, यह प्रणाली पूरी तरह किस पर आधारित थी? साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। और ये बोल्शेविक क्रांति किन के खिलाफ हुई? तो ये ना जार शासकों के खिलाफ हुई। ठीक है, रूस में जार शासकों का आधिपत्य था। जैसे हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति और हम पढ़ते हैं लुई लुई 14वें, लुई 16वें, ऐसे ही यहाँ जार शासक थे। ठीक है ना, इनके खिलाफ आंदोलन किया गया और एक क्रांति की गई जिसके बाद रूस आजाद हुआ। और रूस ने आजादी के बाद किसे अपनाया? साम्यवाद को अपनाया। इसी कारण रूस की विचारधारा के कारण रूस और रूस से जुड़े हुए देशों को दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। देखिए पहले बात की हमने सोवियत प्रणाली क्या है, अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषता। सबसे पहला पॉइंट है एक दलीय शासन। कहीं भी जहां कम्युनिज्म है अधिकांशतः वहां क्या होगा बेटा? एक दलीय शासन होगा। क्योंकि बहुदलीय कहाँ होंगे? दो दलीय कहाँ होंगे? ये वहां होंगे जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां क्या होगा बेटा? लोकतंत्र होगा। ठीक है ना, जब लोकतंत्र होगा तभी ना बहुदलीय हो सकते हैं या दो दलीय हो। ठीक है बेटा, तो यह समझ आया होगा कि एक दलीय क्यों है। अब एक दलीय से क्या होना है कि आपके पक्ष और विपक्ष में कोई स्थान ही नहीं है, जो सरकार है वही सर्वोपरि। ठीक है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना किसी को भी अधिकारित नहीं है। सेकंड पॉइंट है बेटा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। देखिए कहीं अगर पूंजीवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, वहां राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं आप? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगी। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहाँ होगी बेटा? जहां साम्यवादी विचार। कैसी विचारधारा है? साम्यवादी विचारधारा। क्लियर? चलिए आगे क्या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किसके अधीनस्थ थी? राज्य के। योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता था। भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व था। इससे क्या होता है बेटा? इससे ना सभी को समान अधिकार प्राप्त होते। ठीक है, यही एक बड़ा कारण है कि कम्युनिज्म में सदैव ही राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहेगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में। अगले पॉइंट में बेटा नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर। पॉइंट समझिए, अगर हमें संपूर्ण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है ना, सर्वांगीण विकास करना है, और जो वर्ग है वह कैसा है? बहुत पिछड़ा है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में साम्यवाद बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? समझिए, सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण जैसी बुनियादी जरूरतें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। अब समझिए जैसे आज है ना, आज अगर कोई धनवान परिवार से कोई पुत्र है तो वह शिक्षा कहाँ प्राप्त करेगा? वह शिक्षा प्राप्त करेगा सिंधिया स्कूल, है ना। कहाँ करेगा बेटा? सिंधिया स्कूल में, जिसकी लगभग 9 लाख रुपए फीस होगी। अब कोई अगर गरीब घर से बच्चा है तो वह कहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा बेटा? सरकारी में। तो इस तरह की जो है मापदंड है ना बेटा, यह कभी भी कहाँ नहीं आएगा? साम्यवाद में नहीं। साम्यवाद में क्या आएगा? सभी को समान, इक्वलिटी। स्वास्थ्य सबके लिए समान, शिक्षा सबके लिए समान। आप गरीब हैं, अमीर हैं, भिखारी हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कम्युनिज्म में सदैव आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और इसेंशियल नीड्स, है ना, बुनियादी
जरूरतें, फंडामेंटल नीड्स हमेशा कैसी मिलेंगी बेटा, सदैव बराबर ही मिलेंगी, ठीक है ना। और ऐसा रहेगा तो आदमी में बेरोजगारी, भुखमरी, इन चीजों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा उन्नत उद्योग और संचार, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब पूरी दुनिया में दो ही वर्ल्ड पावर है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो यह स्वाभाविक बात है कि यूएसएसआर अपने आप को कैसा कर चुका होगा, डेवलप्ड कर चुका होगा, ठीक है ना। हर एक फील्ड में अपने आप को कैसा कर चुका होगा, डेवलप्ड कर चुका होगा। देखिए सोवियत संघ का औद्योगिक आधार बहुत मजबूत था। औद्योगिक आधार मतलब इंडस्ट्रियल बेस बहुत मजबूत था। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी के जो सोर्सेज है ना, लाइक तेल, ऑयल, आयरन, इस्पात, स्टील, और ट्रांसपोर्ट की जो मैनेजमेंट है वह कैसा है, बहुत ज्यादा उन्नत है, बहुत ज्यादा एडवांस है। जब ही तो जाके तरक्की कर पाएंगे, है ना। तो कैसा है, बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। ये रही सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। आगे सोवियत प्रणाली की कमियां बताएं। देखिए जब सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताई गई ना यहाँ, तो इनसे यह क्लियर हुआ कि इसी कारण से सोवियत संघ क्या बना, विश्व शक्ति बना, वैश्विक स्तर पर शक्ति बना। अब अगला पॉइंट यह है कि यह वैश्विक शक्ति 1991 में धाराशाही हो, कैसी हो गई बेटा, धाराशाही। तो इसके धाराशाही होने के पीछे कुछ कमियां रही हैं, क्लियर है, कुछ कमियां अवश्य रही होंगी। वे कमियां कौन सी हैं, तो आगे ना हम उन्हीं कमियों का अध्ययन करें। तो देखिए जैसे यहाँ कमियां बताई गई हैं कि सोवियत प्रणाली की कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि नौकरशाही और सत्तावादी शासन। जब वो पूरी तरह से शासन किसके अधीनस्थ था, सरकार के अधीनस्थ, किसके बेटा, सरकार के। तो फिर ना यहाँ क्या हुआ, प्रणाली अत्यधिक नौकरशाही और सत्तावादी हो गई। नागरिकों को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। पॉइंट समझिए कि समूचे क्षेत्र में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो बहुत हावी हो गए। और जब नौकरशाही हावी होता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ना ही बढ़ना है। समझ में आया। और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, राजतंत्र भी जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं रहेगा, तो फिर अराजकता फैलना स्वाभाविक है ना। क्या है भाई, स्वाभाविक है कि यहाँ अराजकता फैल सकती है। आगे जवाबदेही का अभाव, समझिए। अब जवाबदेही का अभाव कहाँ रहा, जैसे अपने यहाँ चुनाव होता है, 5 वर्ष बाद नेता को दोबारा चुनाव लड़ना। तो ये नेता है चंगूलाल, इनका नाम है चंगूलाल। क्या नाम है बेटा, चंगूलाल। इन्होंने चुनाव लड़े, तो जब इन्होंने चुनाव लड़े तो ये हाथ जोड़कर चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने कहा भाई वोट दे दो, कैसे भी दो हमें, हमारी बहुत बुरी हालत। तो लोगों ने इनकी समस्या सुनी, लोगों ने सुना कि ये ना बहुत ज्यादा काम कराएंगे, तो लोगों ने इन्हें जिता दिया। इन्हें क्या दिला दिया बेटा, जीत दिला दी। अब जो चंगूलाल थे हमारे, चंगूलाल चंगूलाल जीतने के बाद भूल गए। चंगूलाल ने कहा अभी नहीं, अभी तो हम जीते हैं, थोड़ी पार्टी सार्टी होगी उसके बाद कुछ सोचेंगे। अब अगली बार जब फिर से चुनाव आया, चुनाव के 6 महीने पहले से, कितने समय पहले से, 6 मंथ एगो, 6 महीने पहले से ही चंगूलाल को क्या सताने लगा बेटा, डर सताने लगा कि भाई अब तो कुर्सी खतरे में है। अब अगर कुर्सी को बचाना है तो जनता को क्या करना होगा बेटा, जनता को अपने वश में करना होगा। और जनता को वश में करने के लिए क्या करना होगा, जनता के हित में काम करने होंगे। तो जब जनता के हित में सरकार जवाबदेह रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता की समस्याएं सुनी जाए, ठीक है। पर कम्युनिज्म में क्या है कि चुनाव ही नहीं होने। अब ये चंगूलाल है, इन्हें चुनाव में खड़े नहीं होना, इन्हें सीधे विधायक बना दिया जाए।
तो ये कहेंगे कौन जनता? तुम? मैं नहीं जानता, चलो निकलो यहाँ से, खाली करो रास्ता, है ना? तो इसलिए जवाबदेही का अभाव भी वहां था। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक गतिरोध। अब यह आर्थिक गतिरोध क्यों आया, इसे समझना होगा। देखिए, यूएसएसआर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ना अमेरिका के समकक्ष था। क्लियर है? किसके समकक्ष था? अमेरिका के। अब हुआ क्या कि यूएसएसआर में 15 और गणराज्य जुड़े, 15, और यूएसएसआर ने इन गणराज्यों को गोद ले ली। मतलब इनका सब लालन पालन किन्हें करना था? यूएसएसआर को। जिस कारण यूएसएसआर की आर्थिक समृद्धि जाती रही। आर्थिक समृद्धि क्या हो गई बेटा? कमजोर हो गई। और जब आर्थिक समृद्धि कमजोर हुई तो फिर क्या हुआ? देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गतिहीन होने लगी। रीजन क्या है इनके गतिहीन होने का? हथियारों के निर्माण पर अत्यधिक खर्च करने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हुई। यह ना शीत युद्ध के कारण एक दूसरे से लड़ने के कारण हथियार भी बनाए जा रहे थे। हथियार के कारण जो इसेंशियल थिंग्स थी, जो जरूरत की वस्तुएं थी, वे भी समय पर उपलब्ध नहीं हो। ठीक है ना? गुणवत्ता के मामले में यह पश्चिमी देशों से पीछे पिछड़ गए। और धीमे धीमे इनकी पॉलिसी ने ही इन्हें क्या कर दिया? इन्हें विखंडित कर दिया। केवल पॉलिसी ने ही इन्हें विखंडित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979। 1979 में अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया, है ना? अब क्या कहना चाहते हैं कि 1979 में अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप हुआ। ठीक है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, कैसा हस्तक्षेप हुआ बेटा? सैन्य हस्तक्षेप हुआ। इस सैन्य हस्तक्षेप से क्या हुआ? इस सैन्य हस्तक्षेप से सोवियत संघ की जो आर्थिक स्थिति थी वह और भी कमजोर होती। रीजन, क्योंकि अब यूएसएसआर अपने संपूर्ण धन को कहाँ खर्च कर रहा था? सेना पे खर्च कर। ठीक है? अगले पॉइंट में पश्चिमी देशों की जानकारी। प्रौद्योगिकी और सूचना के युग में सोवियत नागरिकों को पश्चिमी देशों की प्रगति के बारे में पता। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब ना, जैसे यहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ आप, यहाँ और कोई, एक अपार्टमेंट है और बगल में ही एक और अपार्टमेंट है। हम यहाँ से निकल के इस अपार्टमेंट तक गए, यहाँ सारी सुविधाएं थी, तो हम क्या करेंगे? हम अपने अपार्टमेंट के ऑनर से बिल्डर से विद्रोह कर देंगे। क्यों? कि हमें सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, इन्हें सब सुविधाएं प्राप्त हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ यूएसएसआर की आम जनता या नागरिकों के साथ। यूएसएसआर के आम नागरिक जब पश्चिमी देश की प्रगति देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ शोषण किया जा रहा। ठीक है? समझ में आया? और इस कारण उन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ मोर्चा खोल दी। चलिए आगे देख। पश्चिमी देशों की जानकारी, है ना? मैंने अभी समझाया कि प्रौद्योगिकी और सूचना के युग में सोवियत नागरिकों को पश्चिमी देशों की प्रगति के बारे में पता चलने, जिससे वे अपनी प्रणाली पर सवाल उठाने लगे। समझ रहे हैं? जब पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में आम जनता को पता चला, पहले तो आम जनता मूर्ख बना दी गई कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? यूएसएसआर में हो रहा है। पर जब उन्हें यथार्थ पता चला तो उन्होंने यूएसएसआर की गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह छेड़। क्लियर है? क्या छेड़ दिया? विद्रोह। यह भी विघटन का एक बड़ा कारण बना। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है? यह तो ना एक कारण था, दूसरा पॉइंट है कि गोर्बाचेव का सुधार सोवियत संघ के विघटन का कारण। कैसे रहा? तो देखिए, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। कब बने? 1985। क्लियर है? और उन्होंने यह महसूस किया, ये ना पहले व्यक्ति थे, कौन? मैं यहाँ लिख दूं, गोर्बाचेव। कौन थे बेटा? गोर्बाचेव।
जो बड़े ही शालीन व्यक्ति, ठीक है ना। तो इनने क्या काम किया, इनने देखा कि देश में आम जनता बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। तो इनने यह वादा किया कि हो ना हो मैं आगामी कुछ समय में यहाँ कुछ परिवर्तन करूँ, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन, जिनसे जिनसे ना आम जनता का जीवन सुधर जाए, है ना। सोवियत प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है ताकि इसे पश्चिमी देशों की बराबरी में लाया जा सके। अब गोरबाचेव की जो सुधार नीतियां थी वे कौन कौन सी थी, तो समझिए बेटा। गोरबाचेव ने दो नीतियां दी थी। एक थी पेरोस्ट्रोइका, मतलब पुनर्रचना। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन करना था। इसमें कुछ हद तक बाजार आधारित सुधारों को शामिल किया गया। समझ में आया। यहाँ क्या किया गया, चीजें फिर से बनाई गई और उनमें अपडेशन लाया गया जिससे डेवलपमेंट स्पीड में हो, ठीक है ना। सेकंड हेडिंग में क्या है देखते हैं। सेकंड में ग्लास नोस्ट या खुलापन। इसका उद्देश्य था राजनीतिक व्यवस्था में खुलापन और पारदर्शिता आ जाए, है ना। क्या आ जाए, खुलापन और पारदर्शिता आ जाए। नागरिकों को अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई। क्लियर। फिर विघटन के कारण बताए गए। पहला कारण था आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ आर्थिक रूप से, सॉरी, सोवियत संघ आंतरिक रूप से कैसा था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका और अपने नागरिकों की आकांक्षा, देखिए समझिए, इस पॉइंट को समझना होगा। 15 गणराज्य जो थे उनकी पूरी जिम्मेवारी अभी किसके हाथ में थी, पूरी जिम्मेवारी थी बेटा यूएसएसआर के यहाँ। तो इस कारण यूएसएसआर ने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह करते करते स्वयं को क्या कर लिया, बेहद कमजोर कर लिया। बहुत ज्यादा क्या कर लिया बेटा, कमजोर कर लिया। किस तौर में, किस तौर से, आर्थिक तौर से, ठीक है। यह भी एक बड़ा कारण। आगे है राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। अब यह कारण कैसे रहा, तो समझिए। मैंने बताया था कि यूएसएसआर का सभी ऑफिशियल वर्क, सभी ऑफिशियल वर्क कहाँ रहेगा, है ना। देखिए, गोर्बाचेव ने सुधारों के लोगों की स्वतंत्रता दी जिससे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, यूक्रेन, इनमें राष्ट्रवाद और संप्रभुता। अब क्या था, यूएसएसआर में पूरे ऑफिशियल वर्क के लिए एक विशेष जगह चुन ली गई, वह जगह थी रूस। पॉइंट समझना। मानिए यह एक ना कंट्री है, यूएसएसआर का मैप है। हाँ, इस मैप में यहाँ ये रहा रूस, छोटा सा, और यहाँ ये बहुत सारे देश हैं। तब सारे देश अपनी सारी व्यवस्थाएं या अपने सारे राष्ट्रीय मुद्दों को कहाँ लेकर जाएंगे, रूस। यहाँ से इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। ऐसा करने से कहीं ना ये लग रहा था कि ये इनके क्या है, औपनिवेश में है। किसमें है, औपनिवेश में है। इस कारण इन देश ने, मतलब यहाँ क्या काम किया गया, इस कारण इन देशों ने अपने आप को आजाद या स्वतंत्र घोषित करने का ऐलान किया। समझिए। फिर जनता की आकांक्षा। जनता की क्या आकांक्षाएं थी, लोगों को सुधारों से बहुत उम्मीदें थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा सुधार, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद के अनुरूप नहीं थे। होता है ना, जैसे एक टेस्ट है, मानिए पॉलिटी का टेस्ट है, मैंने आपका टेस्ट लिया, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, आपको लगा कि मैं ना फुल ऑफ फुल स्कोर कर, फुल ऑफ फुल स्कोर कर, पर जैसे ही आपने टेस्ट शुरू किया, आपका जो स्कोर है ना वह है 90 या 80%, है ना। क्या रह गया, 90 या 80%। बस वही स्थिति यहाँ थी कि लोगों को सुधार की उम्मीद थी। गोर्बाचेव सुधार कर रहे थे, पर सुधार करने में, परिवर्तन करने में एक लंबा समय लगा। उस समय को देखते हुए आम जनता को ऐसा लगा कि इन्होंने यह सारी योजनाएं कहाँ बनाई हैं, सिर्फ कागज पर बना, कुछ भी नहीं होना। और यही कारण रहा विद्रोह का बहुत बड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे, 1991 तख्ता पलट। सीधे तख्ता पलट कैसे हुआ तो हम पढ़ेंगे।
कि कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किया। कट्टरपंथी हम उन्हें कहते हैं जो एक ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, और साथ ही साथ वे यह भी कह दें कि उन्हें केवल इसी एक विचारधारा को स्वीकारना है, बाद बाकी सारी विचारधाराएं अस्वीकार कर दें, है ना। उन्हें हम कहाँ रखेंगे बेटा? कट्टरपंथियों में रखेंगे। तो कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया और 1991 अगस्त में तख्ता पलट करने की कोशिश की। पहला अटेम्प्ट असफल रहा, फेल रहे। घटना ने विघटन अब इस घटना ने विघटन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। जब ना तख्ता पलट की कोशिश की तो जो लोग यहाँ से अलग होना चाह रहे थे उन्हें यहाँ से एक करेज मिला। समझिए, करेज मिला क्या? कि यहाँ से अब क्या करना होगा? सैन्य तख्ता पलट और अपने हिसाब से सरकार को आगे बढ़ाना हो। समझ रहे हैं ना? वॉरिस एल्त्सिन का उदय। जब पहली बार गोर्बाचेव एज अ प्रेसिडेंट चुने गए तो ना वॉरिस एल्त्सिन को कमेटी का, इस समिति का वह पद दिया गया जो गोर्बाचेव को था। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि बोरिस एल्त्सिन का उदय, उन्होंने सोवियत संघ के विघटन का नेतृत्व किया। किनने? बोरिस एल्त्सन ने। आगे पॉइंट है, गणराज्यों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। तो दिसंबर 1991 में एल्त्सन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है ना? कब की है? 1991 में, जब ना गोर्बाचेव को बंधक बना लिया गया, यूएसएसआर खत्म कर दिया गया और एक नया ही टर्म शुरू हुआ यहाँ से, जिसे नाम दिया गया एल्त्सन के द्वारा, क्या? रूस। अब यूएसएसआर को यूएसएसआर से नहीं बल्कि रूस से जाना गया। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अब ये जो यूएसएसआर है इसके शटर डाउन, और शटर किसके खुलेंगे अब? रूस के खुले। ठीक है ना? तो देखिए बेटा आगे विघटन के परिणाम क्या हुए। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आम जनता पर विघटन के क्या परिणाम। तो सोवियत संघ के पतन के वैश्विक राजनीति पर गहरे प्रभाव पड़े। सीधी सी बात है, बिल्कुल पड़े। सबसे पहला पॉइंट यही रहा कि शीत युद्ध समाप्त हो। ठीक है ना? शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त। क्यों हो गया? कि शीत युद्ध में दो देश थे, है ना? कितने थे? दो, यूएसए और यूएसएसआर, है ना? अब यहाँ यूएसएसआर का हो गया विघटन, तो फिर बचा कौन? यूएसए। अब जब एक ही देश बचेगा तो सीधी सी बात है कि शीत युद्ध कैसा हो गया? समाप्त। अब पहले पॉइंट में क्या देखिए, एक ध्रुवीय विश्व का उदय। दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ है और विश्व कहाँ बढ़ गया है? देखिए मैं बता दूं आप, पूरी दुनिया पर अब एक ही राष्ट्र का आधिपत्य हो गया। किसका? अमेरिका। और जब अमेरिका का आधिपत्य हो गया तो फिर अब हमें क्या करना होगा? देखिए हमें क्या करना होगा? हमें पता करना है कि अमेरिकी वर्चस्व तो हो गया, साथ में और क्या? विश्व किस में बट गया? विश्व बट गया भैया एक ध्रुवीयता। और एक ध्रुवीयता में बटने के पीछे का रीजन क्या है? कि केवल दो ध्रुव थे जहां से यूएसएसआर समाप्त हो गया और बचा केवल एक अमेरिका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नए देशों का उदय। हम सभी को पता है कि यूएसएसआर ना 15 राज्यों का गणराज्य था। कितने? 15, है ना? तो सोवियत संघ के टूटने के बाद इन 15 नए देशों का जन्म हुआ। 15 नए देशों का जन्म हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दोनों महाशक्तियों के बीच दशकों से चला आ रहा वैचारिक संघर्ष समाप्त। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक ध्रुवीय विश्व का उदय। समझिए ये ना पूरक घटना है, मतलब अगर यूएसएसआर का, क्लियर है, यूएसएसआर का क्या हो जाए? विघटन हो जाए। क्या हो जाए बेटा?
विघटन मतलब यूएसएसआर खत्म, तो पूरी दुनिया में क्या बचेगा? यूएसए बचेगा। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा इनका अमेरिकी वर्चस्व। हाँ, क्यों हुआ स्थापित? क्योंकि यूएसएसआर विघटित हो गया। अब एकमात्र देश बचा, एकमात्र कंट्री बची यूएस। हम लिख पाएंगे कि दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। जब अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होगा मतलब पूरी दुनिया में केवल एक देश है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिशाली, वह देश है यूएस। ठीक है ना? तो यूएसए को तो कर ही चुके, अब सेकंड यूएसए को तो यहाँ बता ही चुके। अब आगे क्या देखिए, एक ध्रुवीयता समझ आ चुकी होगी। आगे लिखा है नए देशों का उदय। नए देशों का उदय कैसे हुआ? सोवियत संघ के टूटने के बाद कितने नए देश बने बेटा? 15 नए देश। क्योंकि यह सभी देश कैसे थे? यूएसएसआर के सदस्य थे। क्लियर है? और यूएसएसआर के जो सदस्य थे वे ना कैसे थे? संयुक्त थे। अमेरिका या यूएसए की तरह अलग अलग नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। हथियारों की होड़ की समाप्ति, बिल्कुल जी, यह भी पॉइंट है कि शीत युद्ध में हथियारों की होड़ लगी। क्या लगा हुआ था? हथियारों की होड़। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, अब एक देश तो शांत बैठ ही गया, चाहे जो सा बचा एक देश, है ना? एक ही तो बचा। हाँ, तब एक बचेगा तो एक देश हथियारों की होड़ किन से लगाएगा? तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, वैसे ही हथियारों की होड़ की भी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। आगे पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि यूएसएसआर जो है ना, वह मूलतः किस विचारधारा को मानने वाला था? समाज। क्लियर है? समाजवादी विचारधारा को मानने वाला था। अब क्या है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, समाजवाद का विघटन हो गया, तो बचा क्या? बचा पूंजीवाद। तो इसी कारण पूंजीवाद विचारधारा का प्रसार रखा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़। आगे लिखा है शॉक थेरेपी। क्या थी ये शॉक थेरेपी? समझिए। 1991। क्लियर है? 1991 जब यूएसएसआर ने सरेंडर कर दिया, अब पूरी दुनिया ने एक पॉलिसी बनाई कि 1991 में, है ना, क्या पॉलिसी बनाई? तो देखिए यहाँ लिखा है, पहले इसे समझ लें। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद और पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इसमें किया क्या गया, उस मुद्दे पर बात करें। यहाँ क्या किया गया? जो भी इंडस्ट्री थी यूएसएसआर, उसे या तो निजी कर दिया गया या बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया। समझ में आया? क्या किया गया? इस इंडस्ट्री को क्या किया गया? या तो निजी, है ना, कैसी थी? या तो निजी या उद्योगपतियों को दे दिया गया। और जबकि पहले यह इंडस्ट्री कैसी थी? पहले सारी इंडस्ट्री कैसी थी बेटा? शासकीय। ठीक है ना? कैसी थी सारी इंडस्ट्री? शासकीय, मतलब इन पर किसका अधिकार था? नगर सरकार, नगर शासन का अधिकार, जहां भी यह स्थापित हो। समझ में आया? पर जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, वैसे ही एक पॉलिसी लाई गई, शॉक थेरेपी, जिसे आपको मानना ही है, कंपलसरी है मानना। समझ में आया? तो यही मॉडल कहलाया शॉक थेरेपी। इसका मीन्स होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब समझिए शॉक थेरेपी की विशेषता। राज्य की संपत्ति का निजीकरण कर दिया गया, पहला पॉइंट। सामूहिक खेती की जगह निजी खेती हुई। तीसरा पॉइंट, मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश को अपनाया गया। समझ में आया? राज्य की संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी, हम पढ़ के आए कि राज्य के अधीनस्थ थी, यहाँ राज्य ही खत्म, अब कौन है? निजी है। सामूहिक खेती की जगह किसने ले ली? निजी खेती ने ले ली।
और मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश को अपना लिया गया। भूमि की आय या भूमि की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्राओं की, सॉरी ये दिखाई नहीं दिया, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। ठीक है। अब क्या था कि पहले ना देखो यूएसएसआर के समय जो मुद्रा चल रही थी वह थी रूबल। क्या थी? रूबल। जैसे ही शॉक थेरेपी अलाउ की गई, जैसे ही वैसे ही क्या चलाया गया? डॉलर। ये मुद्रा की परिवर्तनशीलता ने भी क्या काम किया? यहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिए। क्लियर है? शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी के परिणाम बहुत भयावह रहे, जैसे कि आर्थिक पतन हुआ, बहुत बुरी तरह आर्थिक पतन हुआ। क्लियर है? क्या लिख कर दिया है देखो, रूस का औद्योगिक ढांचा लगभग ध्वस्त हो गया। 90% उद्योगों को निजी हाथों में बहुत कम दामों में बेच दिया गया। यह घटना इतनी भयावह थी, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज से। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब अगले पॉइंट हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ना रूस या यूएसएसआर का विघटन हुआ। रूसी मुद्रा जो रूबेल थी उसकी भारी गिरावट। सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसे ही लेकर आगे बढ़ना था। क्या पॉलिसी अपनाई गई थी कि अमीर और गरीब के बीच क्या थी? खाई बहुत गहरी हो गई, जिस कारण असमानता व्याप्त हुई। क्या व्याप्त हो गई बेटा? असमानता। और असमानता किसी भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है और पुरानी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी गई। क्लियर है? अगला है माफिया का उदय। समझिए, यह सारी चीजें इतनी इतनी ज्यादा जल्दी में की गई, इतनी ज्यादा जल्दी में की गई कि क्या हुआ? एक विशेष वर्ग, जैसे हम माफिया कहें, उसका जन्म हुआ। जो एक विशेष, अब माफिया किन्हें कहें? प्रश्न यह है। तो देखिए, माफिया वे लोग होते हैं जो वस्तुओं पर संविधान के परे जाकर भी अपना अधिकार रख लें या उन्हें अपने अधीनस्थ कर लें। ठीक है? प्रशासनिक नियमावली को ताक पर रखकर उन चीजों के को अपने अधीनस्थ कर ले। वे कहाँ आएंगे? माफिया वर्ग में। अब माफिया वर्ग के उदय का कारण, क्योंकि सरकार यहाँ कमजोर। क्लियर है? आर्थिक गतिविधि पर माफिया जैसे आपराधिक समूहों का नियंत्रण हो। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब पूर्व साम्यवादी देश में हमें सीधे पढ़ना है यूएसएसआर, और फिर पढ़ना है वर्सेस भारत। भारत, हम सभी को पता है कि यूएसएसआर वर्सेस भारत, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वे कितने घनिष्ठ है। कैसे है बेटा? घनिष्ठ है। लिख कर दिया गया है देखिए, भारत के सोवियत संघ के साथ हमेशा से गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ? भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया। क्यों किया? समझते हैं। देखिए, भारत पूरी तरह से आश्रित था किस पर? यूएसएसआर, है ना? पूरी तरह से। अब जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो भारत को अपनी निर्भरता बदलनी होगी। इसी कारण भारत ने अपनी विदेश नीति चयन की। क्लियर है? क्या कर दिया? विदेश नीति में बदलाव कर दिया और सभी उत्तराधिकारी गणराज्यों, विशेषकर कहा रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। भारत के संबंध रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया देशों के साथ आज भी कैसे हैं? मजबूत। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ना महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई, यह फैक्चुअल डाटा है ना, नोट कर सकते हैं आप। जैसे बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में, जिसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ। किसके द्वारा की गई? है ना, बोल्शेविक क्रांति। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि व्लादिमीर लेनिन। चलिए, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो बर्लिन की दीवार गिरी 1989। ऐसा कहा जाता है कि बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के किले में अंतिम कील गाड़ना था। ठीक है ना? शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता, ये पूरी तरह यहीं से समाप्त की ओर अग्रसर।
क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव का चुनाव। यह भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण। मिखाइल गोर्बाचेव का चुनाव कब हुआ? 1985। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति सुधारों के परिणाम, समझ में आया? तो इन चीजों में क्या है कि ये इनके ना फैक्चुअल डाटा को बताते हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ इन्होंने सुधारों को बहुत महत्व, बहुत तवज्जो दी। ठीक है, तो आगे बढ़, आगे पेरिस्ट्रोइका ग्लास नो डाउट किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991। वॉरिस एल्त्सिन, समझिए क्या हुआ कि 1991 से पहले तक क्या था? यहाँ गोर्बाचेव कौन थे? गौरव। अब क्या है? तो पढ़िए, यहाँ देखिए, 25 दिसंबर 1991 जब गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का औपचारिक अंत हुआ। इस्तीफा देने के बाद यूएसएसआर ऑफिशियल तौर पर क्या हो गया? स्थगित हो गया। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति जिन्होंने विघटन में मुख्य भूमिका निभाई। क्लियर है? तो रूस के यह पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो ये रहे बोरिस एल्त्सिन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आगे लिखा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के 12 पूर्व गणराज्यों द्वारा बनाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद 12 पूर्ण गणराज्यों द्वारा बनाया गया एक संगठन सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना। समझ में आया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद समझ में आया कि 15 पूर्व में, और सॉरी 12 कहाँ है? पूर्व में, और 15 कहाँ है? गणराज्य साहब। विघटन के बाद क्या है? 12 पूर्व गणराज्यों द्वारा बनाए गए और एक संगठन सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन भी है, आप चाहें तो मिला सकते हैं। कुल गणराज्य 15, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल। क्लियर है? सोवियत संघ के विघटन और सारी चीजें तो मिल ही गई। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होना है। तो देखिए, अब यहाँ ना कुछ प्रमुख तिथियां दी गई हैं, यह भी फैक्चुअल डाटा है जो अधिकांशतः एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे 1970 रूस में समाजवादी या वॉल्शेविक क्रांति हुई। अब वॉल्शेविक क्रांति के जनक किसे माना जाता है? व्लादिमीर, 1970 व्लादिमीर लेनिन। ठीक है ना बेटा? व्लादिमीर लेनिन को यूएसएसआर की क्रांति का जनक माना है। ठीक है, और या हम यह कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा का जनक माना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 1922 सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना हुई। ठीक है, 1961 पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ। 1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ना यूएसएसआर को, यूएसए को मुंह तोड़ जवाब देना था। 1979 से पहले यूएसए अपने पैर जमाने लगा था कहाँ? अफगानिस्तान की। ठीक है, इसी के कारण यूएसएसआर इस क्षेत्र की ओर गया। और लास्ट पॉइंट क्या बेटा कि 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ठीक है, जिसके बाद यहां से इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया। क्लियर है बेटा? अंतिम क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। और नवंबर 1989 जिसे कहा जाता है कि शीत युद्ध में या शीत युद्ध के किले में अंतिम कील जो गाड़ी गई। ठीक है ना बेटा? अंतिम कील जो गाड़ी गई वह कब गाड़ी गई? नवंबर 1989, नवंबर 1989 को। क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा गिरा दिया गया और यह बर्लिन की दीवार का गिरना ही शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना गया। नेक्स्ट, अगस्त 1991, अगस्त 1991 में ना कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों के द्वारा
गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल आंदोलन किया गया, एक विद्रोह किया गया। इस विद्रोह में असफलता मिली, परंतु ना गोर्बाचेव ने इस विद्रोह के उपरांत अपने पद से क्या दे दिया बेटा, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 1991 वॉरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर क्या उद्घोषणा की कि वे सोवियत संघ की समाप्ति की उद्घोषणा करते हैं। और 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया। सोवियत संघ का औपचारिक अंत हो गया। और यहां से फिर शुरुआत हुई बेटा किसकी, रूस की। किसकी, रूस की। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो ना एनसीईआरटी में थोड़ी टफ है, क्योंकि वहां ना उस शब्दावली को समझाया नहीं गया है। इस कारण मैं उस शब्दावली को यहाँ लेकर आया हूँ। जैसे पहला शब्द है दूसरी दुनिया। किन्हें आखिर दूसरी दुनिया कहा गया? तो 1917 के पहले समूची दुनिया एक ही दुनिया थी। क्लियर है। 1917 बोल्शेविक क्रांति के उपरांत रूस और यूएसएसआर से जुड़े देशों को क्या कहा गया? दूसरी दुनिया माना गया। अगला शब्द है बेटा पेरिस्ट्रोइका। पेरिस्ट्रोइका एक ना रूसी भाषा का शब्द है जिसमें पेरिस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई आर्थिक सुधार की नीति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? पुनर्रचना। कि जो चीजें अच्छी तरह से रचित नहीं है उन्हें हम दोबारा से रचित करेंगे। ठीक है, रिक्रिएशन, क्या कह सकते हैं? रिक्रिएशन, फिर से इसकी पुनर्रचना करेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या था बेटा कि साम्यवाद के पतन के बाद विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया, है ना। इस मॉडल ने क्या काम किया? इसने यह काम किया कि इसने यह कहा कि समूची दुनिया में अब पूंजीवाद को फिर से शुरू करें, और यही विचारधारा या यही क्रियाकलाप जब रूस पर जबरन आरोपित किया गया तो यह रूस की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से ध्वस्त कर गया। इस ना शॉक थेरेपी के कारण ना शॉक थेरेपी के कारण ना यूएसएसआर अर्थात रूस की पूरी इकोनॉमिकल स्टेटस जो था वह पूरा कैसा हो गया बेटा? क्रैश हो गया, बुरी तरह क्रैश हो। ठीक है, जिसे पुनः तैयार होने में लगभग 10 वर्षों का समय, लगभग 10 वर्ष लगे। अब इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा गया कि शॉक थेरेपी में जो डिसीजंस लिए गए उसके कारण ना 90% सरकारी उद्योगों को औने पौने दामों पर, औने पौने मतलब अपनी कोई एक दुकान है 10 लाख, ठीक है, और कोई आपसे जबरन ये कहे ना इस दुकान को आपको 10,000 रुपए में बेच, तो ये हो गया बेटा औने पौने दाम। ऐसे ही दामों पे यूएसएसआर की पूरी इंडस्ट्री को, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कर दिया गया बेटा? पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को बेटा निजी हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाई? यही घटना बेटा कहलाई संसार की या इतिहास की सबसे बड़ी गराज से जहां कबाड़ इकट्ठा किया गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रपति। अब सोवियत संघ से जो 15 में से 12 गणराज्य अलग हुए, इन 12 गणराज्यों ने एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसे हम आए दिन सुनते रहते हैं बेटा कॉमनवेल्थ। किसके नाम से? कॉमनवेल्थ के नाम। नाम क्या रखा गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है ना, जिनमें 3 बाल्टिक इन्हें शामिल नहीं किया, ये इनमें शामिल नहीं हुए, जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये इनमें शामिल नहीं हुए। से सभी 12 देश ना इसमें शामिल हुए और उन्होंने किसे बनाया? सीआईएस को बनाया, अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बनाया। ठीक है, अब प्रमुख व्यक्तित्व हैं यहाँ बेटा जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला ही है व्लादिमीर लेनिन। इन्हें क्या कहा जाता है? वॉल्शेविक क्रांति का संस्थापक और
नेता माना जाता है। क्लियर है बेटा? इन्हें क्या माना जाता है? बोल्शेविक क्रांति का संस्थापक और नेता माना जाता है। किसे माना जाता है बेटा? माना जाता है व्लादिमीर लेनिन। क्लियर है? आगे मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति रहे, ठीक है ना बेटा, कौन से राष्ट्रपति रहे? अंतिम राष्ट्रपति। वे कौन रहे? मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने अपने सत्ता के दौरान, इन्होंने अपने शासन के दौरान जो प्रयास किए, उन प्रयासों को सुधार के तौर पर देखा जाता है। इनके प्रयासों को किस पर देखा जाता है बेटा? सुधार के तौर पर देखा जाता। इन सभी प्रयासों को किस पर देखा जाता है बेटा? सुधार लाने के तौर पर देखा जाता है। परंतु इतने सुधार के बावजूद भी यह विघटन नहीं रोक पाए और यूएसएसआर के विघटन को, यूएसएसआर का जो विघटन था वह आगे बढ़ा और इस कारण यूएसएसआर विघटित होकर एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा राज्य विघटित होकर एक छोटे गणराज्य, एक छोटे से राज्य रूस में परिवर्तित हो गए। अब लास्ट में कौन है बेटा? बोरिस एल्त्सन। ये वे हैं जो ना रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति। जो सुधार गोर्बाचेव ने किया, उस सुधार का सही लाभ किसे मिला बेटा? बोरिस एल्त्सन को प्राप्त हुआ। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने 1991 के तख्ता पलट का विरोध किया और सोवियत संघ के विघटन में क्या किया? केंद्रीय भूमिका निभाई। ठीक है, इसी कारण यह रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अब सोवियत संघ और उसकी प्रणाली से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे कि पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सोवियत समाजवादी गणराज्य और संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर। कुल गणराज्य कितने हैं? 15। राजनीतिक दल केवल एक था, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी। केवल एक यही था। अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बेटा कैसी थी? राज्य द्वारा नियंत्रित थी और योजनाबद्ध थी। हम लोगों ने जो पंचवर्षीय योजना पढ़ रखी है ना बेटा, पंचवर्षीय योजना जो भारत में अप्लाई की गई है, यह पंचवर्षीय योजना बेटा, इसका जो जनक है, इसका जो जन्मदाता है, वह कौन सा देश है? यूएसएसआर ही। ठीक है, तो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया जाता था। यहाँ केवल राज्य द्वारा नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ही सुचारू चलाई गई। सैन्य संगठन बनाए गए। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने सैन्य संगठन का नाम वार्सा पैक्ट था। यह वार्सा पैक्ट कब बनाया गया? यह नाटो के विरोध में या नाटो के जवाब में बनाया गया। ठीक है ना, नाटो के जवाब में बना। सोवियत प्रणाली की धुरी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत प्रणाली की पूरी धुरी, मतलब सोवियत प्रणाली जिस पर स्थित थी, जिस पर आश्रित थी, वह थी बेटा जी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, आशा करता हूं बेटा यह कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना? अगर इस वीडियो में स्पेशली यूएसएसआर के से जुड़े इस वीडियो में, दो ध्रुवीयता के अंत से जुड़े इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ फैक्चुअल डाटा इसमें नहीं आया, तो वो आप ना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। जैसे जब पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, स्पेशली इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे हम जब, ठीक है ना, मिशन अभ्यास के तहत, तब हम उन क्वेश्चंस को यहाँ एड ऑन करके लेकर आए। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कंप्लीट समरी समझ आए, है ना? चलिए, तो फिर बेटा मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, एमसीक्यू और कुछ स्पेशल और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।